पहला इडियम है मेक अप वंस माइंड। जी, पहला इडियम है मेक अप वंस माइंड। मेक अप वंस माइंड का मतलब है पुख्ता इरादा करना। मेक अप वंस माइंड, पुख्ता इरादा करना। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है मेक अमेंड्स। मेक अमेंड्स का मतलब होता है कफारा अदा करना। मतलब जैसे अगर आपने किसी का नुकसान कर दिया तो हर्जाने के तौर पर आप उसे दोगे। आप हर्जाने के तौर पे भी लिख सकती हैं, कफारा अदा करना भी लिख सकती हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इडियम है मेक फेसेस। नेक्स्ट इडियम है मेक फेसेस, मुंह बना लेना। मतलब जैसे आप नाराज होके बैठ जाते हो, मेक फेसेस, मुंह बना लेना। नेक्स्ट इडियम है वॉक टॉल। वॉक टॉल, वॉक टॉल का मतलब है शेखी पुकारना का मतलब ये है कि आप बहुत बढ़ा चढ़ा के बात को बयान करते हो। ठीक है। हाँ जी, सबको समझ आ रही है? जी, लिख लिया सबने यहाँ तक? ठीक है। टेक फायर एंड सोर्ड। टेक फायर एंड सोर्ड टू समथिंग और somebody। जी, नेक्स्ट इडियम है, दोबारा रिपीट करती हूँ, टेक फायर एंड सोर्ड टू समथिंग और somebody। टेक फायर एंड सोर्ड टू समथिंग और somebody का मतलब है बहुत ज्यादा तबाही मचाना। बहुत बहुत ज्यादा तबाही मचाना। जी, लिख लें जल्दी से। नेक्स्ट इडियम है पुल वंस लेग। पुल वंस लेग। पुल वंस लेग का मतलब है किसी के काम में रुकावट डालना। किसी के काम में रुकावट डालना। हाँ जी, यहाँ तक लिख लिया? किसी का मिस तो नहीं हुआ? अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें यहीं पर। अच्छा, नेक्स्ट लिखें। ठीक है। नेक्स्ट है अ मेडन स्पीच। मेडन की स्पेलिंग है MAIDEN। अ मेडन स्पीच। अ मेडन स्पीच का मतलब होता है सबसे पहली तकरीर। मतलब जैसे आपने सबसे पहले पहली दफा आपने तकरीर की है, सबसे पहली तकरीर। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब है मुश्किल काम। लिया सबने? उसके बाद ईडियम है कम टू लाइट, मंजरे आम पर आना। ठीक है। आप कम टू लाइट भी लिख सकते हैं या फिर आप लिख लें ब्रिंग टू लाइट, एक ही मतलब है। कम टू लाइट और ब्रिंग टू लाइट, मंजरे आम पर लाना, एक ही मतलब है। ठीक हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट ईडियम लिखें गिव एयर्स। गिव वन सेल्फ एयर्स, बेजा फखर और गरूर करना। गिव वन सेल्फ एयर्स का मतलब है बेजा फखर और गरूर करना। हाँ जी, निदा 10 हो गए हैं क्या? कितने हो गए हैं? जी, निदा कितने हो गए? 10 हो गए हैं। 2021। अच्छा, एक और बात, ये सारे काउंट करके जो पूरे अभी तक लिखता आया है ना, वो मुझे बता दे कि 100 हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है। हो सकता है कि ईद के बाद मैं इसका भी टेस्ट लूँ।
ठीक है, अब हम पेयर ऑफ वर्ड्स करते हैं। काउंट कर लीजिएगा आराम से, निदा या कोई भी मुझे बता सकता है। अच्छा जी, पेयर ऑफ वर्ड्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लिखें पेयर स्टोरी, STORY, स्टोरी कहानी वाला। दूसरा स्टोरी है STOREY, स्टोरी, ये स्टोरी है मंजिल, मतलब जैसे मकान के फ्लोर्स बने होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप नेक्स्ट पेयर लिखें सोल, SOLE, सोल। ये वाला जो सोल है, एक इसका मतलब अकेला भी होता है, और जूते का जो नीचे वाला तला हिस्सा होता है उसको भी सोल बोलते हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट इस पेयर का वर्ड है SOUL, सोल। SOUL, सोल का मतलब है रूह, ठीक है। अच्छा जी, अगला वर्ड लिखे हैं सौर, SOUR, सौर। ये है खट्टा, ये खट्टा जो होता है, तुर्श, ठीक है। और इस पेयर का दूसरा वर्ड है सोर, SOAR, सोर, हवा में ऊंचा उड़ना। ये लास्ट वाला सोर का मतलब है हवा में ऊंचा उड़ना। और एक और भी वर्ड है, इसी पेयर का तीसरा वर्ड है SORE, सोर। इसका मतलब है सूझा हुआ। लिख लिया यहां तक सबने? अगला पेयर है, पहला लफ्ज है स्टैचू, STATUE, स्टैचू मुजस्मा, ठीक है। और दूसरा वर्ड है स्टैचू, STATUTE, स्टैचूट। ये जो दूसरा वाला स्टैचूट है, ये कानून है, कानून की कोई किताब जिसमें एक टॉपिक, एक किसी मौजू के हवाले से यह तमाम कवानीन को यकजा कर दिया जाता है, उसको भी स्टैचूट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगला वर्ड है स्टील, STEEL, स्टील, फौलाद। इसी पेयर का दूसरा वर्ड है स्टील, STEAL, स्टील। ये स्टील है चुराना। लिख रहे हैं सब? ये 5 हो गए हैं। अगर किसी का मिस हो गया तो वो प्रीवियस ना मैसेजेस देख लिया करें, उससे उसे आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या कर लिया। बाकी रिकॉर्डिंग में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे मैसेज आए थे कुछ स्टूडेंट के कि कुछ की किताबें रहती हैं, निदा की आ गई है, सना की ईद के बाद आ जाएगी। और रुजीना आपने ऑर्डर कर दी है क्या? रुजीना आपने अपनी जीके की किताब जो FPSC की मॉडल पेपर है वो आपने कर ली है? ईद के बाद आ जाएगी, अच्छा ठीक है। ऐसा है कि निदा आपके पास किताब आ गई है ना, आपका टारगेट ये है कि आपने ना ईद के बाद जो अगली क्लास होगी, पहले 5 मॉडल पेपर्स आपने तैयार करना है, ठीक है। और सना, रुजीना, जैसे ही आपकी जनरल नॉलेज की किताब आती है आपने मुझे इंटीमेट करना है, ठीक है। आपको नीदर रिलैक्सेशन नहीं है क्योंकि आपकी बुक आ चुकी है। रोजीना, सना, जब आपकी बुक आ जाएगी तब आपने मुझे फौरन बता देना है। अच्छा, दूसरी बात, आपने कॉम्प्रीहेंशन का जो पैराग्राफ मैंने कल सेंड किया था, आप चारों ने प्रेसी की है उसकी? जो मैंने एक एक्सरसाइज भेजी थी पैराग्राफ, मुझे सब पता है इंडिविजुअली यहाँ मैसेज पे, फिर मैं आगे चलती हूँ। अच्छा, और बाकी जल्दी जल्दी बताएं। सना, रुजीना और अस्मा? नो मैम, सॉरी, टोटली फॉरगेट। आप सबकी सजा है कि जिस जिसका रह गया ना वो आज करके सोएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैंने भेजनी है और वो आपने कल करनी है। कोई बात नहीं, कल की जो थी वो आज आप बैठ के करेंगे, और जो मैं नहीं दूंगी वो आप कल करेंगे। करनी है अभी ये, ठीक है। या आपने मेक श्योर करना है कि कल की क्लास से पहले आपकी दोनों एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, और मुझे अलहदा अलहदा आप भेजेंगे, आपने उसमें ग्रुप में नहीं शेयर करना, मैं अलहदा से इसको पढ़ूंगी, ठीक हो गया।
अच्छा जी, अब हम पाकिस्तान पीनल कोड के लेक्चर की तरफ आते हैं जो हमारा रह गया था। सबसे पहले हमने चैप्टर 16 से स्टार्ट किया था और एंड तक हमने पढ़ ली है, जिसमें चैप्टर 16 ऑफेंसेस रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू, नहीं क्वेश्चंस नहीं करना है आपने, सिर्फ मुझे प्रेस ही लिख के दिखानी है। मैंने अगर क्वेश्चन देने होते हैं ना तो वो मैं दे देती, सिर्फ प्रेस ही करोगे आप, ठीक है? वो मैं क्लास के बाद शेयर करती हूँ। अच्छा जी, मैं आप इधर लेक्चर की तरफ आती हूँ। चैप्टर 16 से एंड तक हमने पढ़ लिया जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है? वो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स में देख सकते हैं। अब शुरू से कुछ चैप्टर्स रह गए हैं, वो हम उसे कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले आप इधर स्क्रीन पे देखें, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टार्ट होती हैं वो पहले सेक्शन 11 है, जिसमें पर्सन की डेफिनेशन बताई गई है कि पर्सन से मुराद इसमें कंपनी एसोसिएशन होती है, चाहे वो कॉर्पोरेट हुई हो या ना हुई हो, मतलब कि रजिस्टर्ड कंपनी है कि नहीं है, वो भी पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? उसके बाद सेक्शन 12 इंपॉर्टेंट है, पब्लिक। पब्लिक में पब्लिक की कोई क्लास या कोई भी कम्युनिटी आती है, ठीक है? उसके बाद सेक्शन 14 पे आ जाए, सर्वेंट ऑफ द स्टेट। सर्वेंट ऑफ द स्टेट का मतलब होता है कि जितने भी सर्वेंट्स पाकिस्तान में एम्प्लॉयड हैं, उन्हें अपॉइंट किया गया है, और वो किसकी अथॉरिटी के अंडर आ रहे हैं, या तो फेडरल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर आ रहे हैं या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर आ रहे हैं, ठीक है? उसके बाद सेक्शन 17 पे आ जाए, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से मुराद ये है कि ऐसे लोग जिन्हें पाकिस्तान की एग्जेक्टिव गवर्नमेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए इंटाइटल किया जाता है या फिर ऑथराइज किया जाता है। तो आज से आपने ये याद रखना है कि जो एग्जेक्टिव स्टाफ होता है, ये एग्जेक्टिव ऑर्गन होता है किसी भी स्टेट का, वो उसकी गवर्नमेंट कहलाती है, ठीक है? उसके बाद हम सेक्शन 19 जज की डेफिनेशन देखते हैं। इसमें यह कहा गया है कि जज सिर्फ वही नहीं होता जिसे ऑफिशियली डेजिग्नेट कर दिया जाता है कि जज है, बल्कि हर वो बंदा जज है जो कि लीगल प्रोसीडिंग, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, उसमें एक मुकम्मल फैसला दे सकता है, और अगर उस फैसले के खिलाफ अपील भी की जाए तो वो मुकम्मल रहती है, अगर नहीं भी की जाती तब भी वो मुकम्मल रहती है। तो और इसमें एक सिंगल पर्सन भी जज की कैटेगरी में आता है और ग्रुप ऑफ पर्संस भी आते हैं जज में, जो कि बाय लॉ ऑथराइज हैं कि वो फैसला दे सकते हैं, ठीक हो गया? उसके बाद हम सेक्शन 20 पे आते हैं, कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक जज, एक से ज्यादा जजेस आते हैं जो कि इंटाइटल्ड हैं कि वो जुडिशली परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो क्या होंगे? कोर्ट ऑफ जस्टिस होंगे, ठीक है? उसके बाद हम सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं। सबसे पहले इसकी कैटेगरी में बताया गया है, जो सेकंड लिखा हुआ है, कि ये जो डिफेंस फोर्सेस हैं पाकिस्तान के, उनके जो कमीशन ऑफिसर्स हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर काम करें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर काम करें, वो भी पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है? इसमें जजेस आ जाते हैं, ठीक है? फिर आप फोर्थ कैटेगरी इसकी देखें कि किसी भी कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जितने भी स्टाफ होते हैं ना, जैसे कि किसी को ऑथराइज किया जाता है कि वो इन्वेस्टिगेट करें, ये किसी मामले के हवाले से छानबीन करके रिपोर्ट सबमिट करें, या कोई डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना, इसकी तस्दीक करनी, इसमें ओथ कमिश्नर भी आ जाते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट को महफूज करना है, इसमें अहलमद भी आ जाते हैं जो रिकॉर्ड कीपर होते हैं, या जिन्हें प्रॉपर्टी का चार्ज दिया जाता है कि प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करनी है, या किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग को एग्जीक्यूट करना है, या किसी का ओथ एडमिनिस्टर करना है, या कोई तशरीह करनी है, या जो भी अदालती कार्रवाई में जो जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सब पब्लिक सर्वेंट होते हैं, ठीक है? उसके बाद फिफ्थ कैटेगरी देखें, जूरीमैन, ये पंचायती सिस्टम इसमें आ जाता है। असेसर, ये पंचायत के ऐसे मेंबरान जिन्हें कोर्ट ऑफ जस्टिस को वो असिस्ट कर रहे हैं या पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट कर रहे हैं, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है? सिक्स्थ में देखते हैं आर्बिट्रेटर, या जिस बंदे को अदालत की तरफ से ऑथराइज किया गया कि आप इस मामले को देखें, आप फैसला दें इस पे, या इस पे रिपोर्ट सबमिट करें, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में। फिर सेवंथ ऑप्शन में ये बताया गया कि जो कि ऑथराइज है कि किसी को कंफाइनमेंट में रख सकता है, तो इसमें पुलिस अथॉरिटीज आ जाती हैं, ये भी पब्लिक सर्वेंट है। अच्छा जी, 8 में है कि गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है कि वो ऑफेंस को प्रिवेंट करे, या ऑफेंसेस के हवाले से इतला दे, या सजा दे, मतलब जवाबदेह ठहराए किसी ऑफेंडर को अगर कोई वो जुर्म करता है, ये जिसके जिम्मे पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस का मामला आ जाता है, तो उसमें पुलिस ऑफिसर्स, ट्रैफिक वार्डन्स, या जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड डील करते हैं, वो भी पब्लिक सर्वेंट में आते हैं, ठीक हो गया?
उसके बाद 9th ऑप्शन में देखते हैं कि जो आपका रेवेन्यू सेक्टर है, जिनका काम यह है कि आपने गवर्नमेंट की तरफ से सर्वे कंडक्ट करना है, असेसमेंट करनी है या कॉन्ट्रैक्ट करनी है, इन्वेस्टिगेट करना है, या फिर ये मेक श्योर करना है कि कोई भी वायलेशन ना करे कानून की, जो कि गवर्नमेंट के पिक्यूनरी इंटरेस्ट के खिलाफ हो। इसमें एक वर्ड है इन्फ्रैक्शन। इन्फ्रैक्शन का मतलब होता है वायलेशन, ठीक है, मतलब कि आपने सरकार की मालियाती मकासद के खिलाफ कोई काम नहीं करना, तो इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट आ जाता है, ठीक है। तो इसमें जितने भी अफसरान होते हैं वो क्या होंगे, पब्लिक सर्वेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू के साथ साथ जैसे टैक्सेशन का मामला है, कस्टम, तो ये 9th और 10th तकरीबन एक जैसा है कि जो डिपार्टमेंट टैक्स आप पे लेवी करता है, सर्वे कंडक्ट करता है, फिर प्रॉपर्टी को एक्सपेंड करना है, रिसीव करना है, तो या असेस करना है कि किसी कस्बे में, किसी जिले में, किसी गांव में किन लोगों के हकूक हैं, उनको डिटरमिन करने के लिए जो एग्रीकल्चर एरिया में जो लैंड रेवेन्यू आ जाता है वो फिर 10th कैटेगरी में आता है, ठीक है। बाकी 11th में जो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो मेंबरान होते हैं, जिनका काम ये है कि उन्होंने इलेक्शन रोल को प्रिपेयर करना है, पब्लिश करना है, मेंटेन करना है, रिवाइज करना है, इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं, तो वो तमाम मेंबरान भी पब्लिक सर्वेंट में आते हैं, ठीक हो गया। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। तो हमने क्या देखा कि इसमें 11 कैटेगरीज हैं, जिनमें से एक तो ओमिटेड है, इसमें 10 ही बनी, तो ये पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरीज में आती हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 22 में देखते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी का जिक्र किया गया है। मूवेबल प्रॉपर्टी में तमाम कॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज आती हैं किसी भी डिस्क्रिप्शन की, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी नहीं आती, ऐसी जमीन नहीं आती जो अर्थ के साथ अटैच है या परमानेंटली फास्टेंड है। तो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि जो अपना वजूद रखती है, ठीक हो गया। उसके बाद सेक्शन 23 में रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली का जिक्र किया गया है। रॉन्गफुल गेन का मतलब ये होता है कि जब इलीगल तरीके से आप उस प्रॉपर्टी को गेन कर लेते हो, हालांकि आप इंटाइटल्ड भी नहीं होते कि आप उसकी पोजीशन ले सको, तो ये क्या है, रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल लॉस का मतलब ये होता है कि गैर कानूनी तरीके से आप उस बंदे को उस प्रॉपर्टी से महरूम कर देते हो जो कि लीगली इंटाइटल्ड था उसके लिए, ठीक है। अब हम गेनिंग रॉन्गफुली पहले देखते हैं। गेनिंग रॉन्गफुली का मतलब ये होता है कि रॉन्गफुली वे से आप उसको रिटेन कर रहे हो, हासिल कर रहे हो, ये अपने पास रखी है और आप उसे एक्वायर कर रहे हो, ठीक है। रिटेनिंग रॉन्गफुली एंड एक्वायरिंग रॉन्गफुली, तो ये क्या हो जाएगा, गेनिंग रॉन्गफुली। अच्छा, लूजिंग रॉन्गफुली का मतलब ये होता है कि जब आप गलत तरीके से किसी को उसकी प्रॉपर्टी से दूर रखते हो, ये रॉन्गफुली तरीके से उसको डिप्राइव कर देते हो, महरूम कर देते हो, तो ये लूजिंग रॉन्गफुली है, ठीक हो गया। उसके बाद सेक्शन 24 में डिसऑनेस्टली देखते हैं कि जब आपकी नीयत होती है कि आपने कोई काम इस तरह से करना है कि एक बंदे को रॉन्गफुल गेन हो, दूसरे बंदे को रॉन्गफुल लॉस हो, तो इट मीन्स आपने वो चीज डिसऑनेस्टली वे में की है। सेक्शन 25 फ्रॉडुलेंटली में सिर्फ ये है कि आप जब वो कोई काम ऐसा करते हो जिसमें नीयत आपकी धोखा देने की होती है, तो वो फ्रॉडुलेंटली होता है, ठीक है। सेक्शन 26 में रीजन टू बिलीव है। रीजन टू बिलीव ये, इसका मतलब ये होता है कि जिस चीज के हवाले से आपको एक सफिशिएंट कॉज, एक माकूल वजूहात होती हैं कि आप उस चीज पे यकीन कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, रीजन टू बिलीव होगा। उसके बाद हम सेक्शन 28 काउंटरफीट में आते हैं। काउंटरफीट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज की हूबहू नकल तैयार कर लेते हैं और देखने वाले को भी उस चीज से धोखा होता है, उसको वही चीज लगती है, ठीक है। अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट who causes one thing to resemble another thing intending by means of that resemblance to practice deception or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि जो आपने नकल की है वो हूबहू नकल हो, बस आपने जब किसी चीज को किसी चीज के रिजेंबल किया और आपकी नीयत डिसेप्शन की थी, धोखा देने की थी, ठीक है। सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करता है। डॉक्यूमेंट से मुराद ये है कि जब किसी मवाद को आप लेटर, फिगर्स, मार्क्स की मदद से एक्सप्रेस करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, और हो सकता है कि वो एज ए एविडेंस इस्तेमाल हो उस मामले के हवाले से, ठीक है। अच्छा जी, सेक्शन 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी देखते हैं। वैल्यूएबल सिक्योरिटी से मुराद ये है कि जिसकी वजह से आपका कोई लीगल राइट क्रिएट हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, या रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है, या खत्म हो रहा है, या आप उसको
छोड़ रहे हो, मतलब किसी को दे रहे हो, ये जिसकी डॉक्यूमेंट की वजह से आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि आपकी कोई लाइबिलिटी बनती है, ठीक है। तो जिस डॉक्यूमेंट के जरिए अगर आपका लीगल राइट कोई क्रिएट हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, या कोई एक्नॉलेजमेंट का मामला है, तो वो आपकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगी। ठीक हो गया। के बाद आप आ जाए सेक्शन 34, जिसमें कॉमन इंटेंशन की डॉक्ट्राइन निकलती है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी क्रिमिनल एक्ट को कई लोगों ने परफॉर्म किया और वो किस नियत से किया कि सबकी एक ही कॉमन इंटेंशन थी, तो वो इसी तरह होगा कि जैसे हर बंदा इस तरह से लाइबल होगा जैसे कि अकेले अकेले आपने वो परफॉर्म किया। ठीक हो गया। अच्छा जी, सेक्शन 35 देखते हैं कि when such an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention, कि जब कोई ऐसा एक्ट है वो इसलिए क्रिमिनल है कि वो क्रिमिनल नॉलेज और क्रिमिनल इंटेंशन के साथ किया गया और उसको परफॉर्म करने वाले कई लोग हैं इसमें, मतलब कई लोग ज्वाइन कर लेते हैं उस एक्ट की परफॉर्मेंस के लिए। तो सब इसी तरह होगा कि हर बंदा अकेला जिम्मेदार होगा कि उन सब की वो नॉलेज थी और उनकी इंटेंशन थी कि वो उसको परफॉर्म करें। ये एक तरह से सेक्शन 34 बिल्कुल सेम बात की गई है इसमें। ठीक हो गया। अच्छा जी, बाकी इसमें ये है, अच्छा सेक्शन 37 भी देख लेते हैं कि देखें जब आप एक ऐसा एक्ट या कई आप एक्ट्स परफॉर्म करने में कोऑपरेट करते हैं जिसने आगे जाके ऑफेंस बनना है, अब चाहे आपने वो सिंगली परफॉर्म किया है या जॉइंटली परफॉर्म किया है, तो इट मींस आप सब लायबल हैं उस ऑफेंस की कमीशन में। ये बात 37 में की गई है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 41 इंपॉर्टेंट है। स्पेशल लॉ से मुराद ये है कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड एप्लीकेबल लॉ होता है। सेक्शन 42 लोकल लॉ। लोकल लॉ का मतलब होता है कि जो किसी पाकिस्तान के किसी इलाके खित्ते के मखसूस इलाके में राइज हो ना, रवाज पा रहा हो या नाफिज हो, तो वो वहाँ का लोकल लॉ कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद आप सेक्शन 44 को टिक कर लें। इंजरी से मुराद ये कि जब आप हार्म कॉज करते हैं इलीगली पर्सन को, उसकी बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी के लिहाज से। सेक्शन 46 को टिक कर लें कि जब यहाँ पर डेथ से मुराद डेथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग है। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 51 इंपॉर्टेंट है, ओथ। ओथ में मतलब ये है कि जब सॉलम अफर्मेशन देते हैं, हल्फन बयान देते हैं, ठीक है, या कोई चीज डिक्लेयर कर रहे हैं और उसके सामने आप कर रहे हैं जो कि लीगली ऑथराइज्ड है कि आपकी ओथ को वो एडमिनिस्टर कर सकता है। ठीक है, तो वो ओथ होगी आपकी। सेक्शन 52 में गुड फेथ के बारे में बताया कि गुड फेथ का मतलब ये है कि जब आपने कोई काम ड्यू केयर और टेंशन के साथ किया होगा तो वो गुड फेथ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आपकी डेफिनेशंस थी जो आपको अलहदा से आ सकती हैं। अच्छा, सेक्शन 53 हम पनिशमेंट देखते हैं जो कि 10 हैं। किसास, दियत, अर्श, दमान, ताज़ीर, डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रिजमेंट दो तरह की हैं, रिगरस है और सिंपल है। फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फाइन है। ये टोटल 10 है। मतलब पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ऑफेंडर्स को इन तमाम ऑफेंसेस के लिए लाइबल किया जा सकता है। ये मेरा ख्याल से 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये जो प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट्स हैं, क्या इसके अलावा कोई और है अवेलेबल जिसके तहत सजा दी जा सकती है? तो ये आप पीपीसी पढ़ने के साथ साथ सीआरपीसी जब आप पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा इसके अलावा भी आपको पनिशमेंट्स की कैटेगरी कोई मिलेगी जरूर। चलें, इसको बाद में हम डिस्कस करते हैं, पहले अभी हम इधर ही रहते हैं। अच्छा जी, सेक्शन 54 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। कम्यूटेशन का मतलब होता है कमी बेशी करना। मतलब अगर आपको सजाए मौत हो गई है जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पास की है, तो उसमें यह होता है कि फेंडर की रजामंदी के बगैर ही ना उसकी जगह कोई और सजा आपको दी जा सकती है। लेकिन ऐसे ऑफेंसेस जिसमें डेथ पेनल्टी बनती है और वो ऑफेंस है कत्ल वाला, तो वारसान की इजाजत के बगैर उसमें कमी बेशी नहीं की जा सकती। ठीक हो गया। अच्छा जी, सेक्शन 55 में कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। अच्छा, अगर आपको उम्र कैद की सजा, तो उसमें ये कि 14 साल तक कमी बेशी की जा सकती है। लेकिन अगर आपका ऑफेंस चैप्टर 16 के तहत आ रहा है, ऑफेंसेस टू रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडी, तो वारसान की इजाजत के बगैर उस सजा में कमी बेशी नहीं आ सकती। ठीक हो गया।
उसके बाद सेक्शन 57 देखें, ये कैलकुलेट कर रहा है कि बेसिकली इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ किसके इक्विवेलेंट होता है। इसमें तो बताया गया कि 25 साल के इक्विवेलेंट होता है। इस हवाले से कोई डिस्कशन भी हुई थी, मेरे ख्याल से जजमेंट है, वो मैं सर्च करके ना मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसको, तो इसको अलहदा से भी देखेंगे कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ वेदर इट इज इक्विवेलेंट टू 25 ईयर्स और नॉट। आप भी देखिएगा, मैं भी इसको फिर देखती हूँ। अच्छा जी, समझ आ रही है ना आपको। सेक्शन 60, सेंटेंस मे बी इन सर्टन केसेस ऑफ इम्प्रिजमेंट होली और पार्टली रिगरस और सिंपल। अच्छा, ऐसे केसेस जिसमें मतलब कि इम्प्रिजमेंट की सजा है और अगर अदालत कॉम्पिटेंसी रखती है तो वो आपको वो सजा पूरी रिगरस भी दे सकती है, या ये कर सकती है कि पार्शियल वो सिंपल दे दे या पार्शियल रिगरस दे दे, या ये हो सकता है कि वो सिंपल इम्प्रिजमेंट दे दें। ठीक है, अगर वो अदालत की इख्तियार समात में आती है तो फिर वो ऐसा कर सकती है। ठीक है। अच्छा जी, सेक्शन 63 में ये बताया गया है कि अगर कोई सम एक्सप्रेस नहीं है कि कितनी फाइन होनी चाहिए, तो उसका क्राइटेरिया है कि आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, लेकिन एक्सेसिव। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें बाकी ये है कि एक मिनट, अच्छा सेक्शन 64 65 के साथ मिला के पढ़ा जाएगा। सबसे पहले तो इसमें बताया गया है कि अगर फाइन मतलब ऐसा कोई ऑफेंस है जिसमें इम्प्रिजमेंट के साथ साथ फाइन की पनिशमेंट भी है, तो या फिर इम्प्रिजमेंट के बगैर ही फाइन की पनिशमेंट है, और अगर आप फाइन की पेमेंट में डिफॉल्ट करते हो तो एक सर्टेन टर्म तक आपको कैद की सजा दी जा सकती है। ठीक है, तो 64 को 65 के साथ मिला के पढ़ना है, जिसमें लिमिट बताई गई है कि अगर आप फाइन पे करने में डिफॉल्ट कर जाते हैं तो मैक्सिमम उसका कितना होगा, 1/4 हिस्सा होगा। मतलब कि अगर उसकी सजा और भी है इम्प्रिजमेंट की, तो उसका 1/4 के बराबर आप फाइन के डिफॉल्ट के नतीजे में आपको वो एडिशनली कैद काटनी पड़े। ठीक है, इसमें सीआरपीसी का भी हवाला है। मेरा ख्याल से उसमें सेक्शन 33 ऑफ सीआरपीसी है कि जब आप फाइन में डिफॉल्ट करते हैं तो मैजिस्ट्रेट सजा दे सकता है, और उसमें 1/4 लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने 65 तक लिखना है अगर आपको काइंड ऑफ पनिशमेंट का आता है क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 71 देखते हैं। Limit of punishment of offense made up of several offenses. Where anything which is an offense is made up of parts, any of which parts is itself an offense, the offender shall not be punished with the punishment of more than one of such his offenses unless it be so expressly provided. अच्छा, अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसके डिफरेंट पार्ट्स है और हर पार्ट एक अलग ऑफेंस है, तो पहले तो जनरल रूल ये बता दिया गया कि एक से ज्यादा ऑफेंसेस के लिए इसे सजा नहीं दी जाएगी। अगर उससे ज्यादा की सजा देनी है तो वो एक्सप्रेसली लेट। ठीक है। दूसरी बात है, वेयर एनीथिंग इज एन ऑफेंस falling within two or more separate definitions of any law in force for the time being by which offenses are defined or punished, or where several acts of which one or more than one would by itself or themselves constitute an offense constitute when combined a different offense, the offender shall not be punished with a more severe punishment the court which tries him could award for any one of such offenses. अच्छा, 2-3 बातें की गई हैं कि एक ऑफेंस है जो 2 डेफिनेशंस के अंडर आ रहा है। ठीक है, या फिर ये है कि कई सीरीज ऑफ एक्ट्स मिलकर एक ऑफेंस बना रहे हैं, और अगर वो किसी और के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो एक और ऑफेंस बन जाता है। तो उसकी सारी पनिशमेंट्स के लिए जब ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस होगा, जब उसे सजा मिलेगी, तो सवेयर पनिशमेंट ना देने का इधर हुक्म दिया गया कि पनिशमेंट फिर भी सवेयर ना हो। ठीक है, ये जनरल रूल बताया गया है सजा की क्या कहते हैं ऑफेंस की पनिशमेंट्स के वाले से, जहां पर एक से ज्यादा ऑफेंसेस के लिए वो लायबल होता है। हाँ जी, समझ आ रही है सबको। अच्छा जी, सेक्शन 73 सोलेटरी कन्फाइनमेंट भी आप इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, सोलेटरी कन्फाइनमेंट में ये होता है कि अगर जिस ऑफेंस के तहत बंदे को कन्विक्शन मिली है, अगर तो अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो उसे रिगरस इम्प्रिजमेंट दे सकता है, तो रिगरस इम्प्रिजमेंट के अलावा उसकी जगह पर उससे सोलेटरी कन्फाइनमेंट भी दे सकता है कुछ हिस्से के लिए। तो नीचे क्राइटेरिया लेट डाउन हुआ है कि सोलेटरी कन्फाइनमेंट किस तरह से दी जाएगी।
अच्छा, अगर तो इम्प्रिजमेंट का पीरियड 6 माह से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रहा तो 1 माह की सजा, ठीक है। और अगर 6 माह से ज्यादा एक्सीड कर रहा है लेकिन एक्सटेंशन 1 साल से ज्यादा की नहीं है तो फिर 2 माह की सजा होगी सॉलिटरी कंफाइनमेंट के तौर पर। और अगर 1 साल से बियॉन्ड इम्प्रिजमेंट पीरियड है तो एज अ होल 3 माह से ज्यादा की सॉलिटरी कंफाइनमेंट नहीं दी जा सकती। हाँ जी, समझ आ रही है आपको? उसके साथ आपने सेक्शन 74 भी ऐड करना है, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कंफाइनमेंट। अच्छा, इसमें यह कि जब सॉलिटरी कंफाइनमेंट एग्जीक्यूट करनी है तो उसमें यह है कि एट अ टाइम 14 दिन से ज्यादा की कंफाइनमेंट नहीं हो सकती और उसमें इंटरवल होना जरूरी है, ठीक है। और यह है कि 3 माह से ज्यादा की एक्सीड नहीं करेगी। आप तरीकेकार अब ये होगा कि हर महीने आप उसे 7 दिन से ज्यादा की पनिशमेंट ना दें, ठीक है। ये 74 में इस तरह से लिमिट रखी गई है, मतलब एकदम से सारी 3 माह की सजा नहीं दी जाती, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएं चैप्टर 4 पे, जनरल एक्सेप्शंस। मतलब इस चैप्टर में बताया गया है कि ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं कि जिसमें आप जस्टिफाइड कर सकते हो कि भाई आपका जो एक्ट है वो अफेंस के तौर पर कंसिडर्ड ना किया जाए। और ज्यादातर क्या होता है कि हम कहते हैं कि वो गुड फेथ में परफॉर्म किया गया था तो लिहाजा अक्यूज को इनमें से एक्सेप्शन मिल सकती है। तो इसकी मैंने हैंडआउट में भी क्लासिफिकेशन की है, जस्ट जुबानी बता देती हूँ कि पहली कैटेगरी मैंने ऐसी बनाई है कि ऐसे एक्ट्स जिन्हें बाय लॉ जस्टिफाइड किया जा, ठीक है। पहली कैटेगरी तो मैंने ये बनाई है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी मैंने ये बनाई है कि अगर वो एक्ट किसी बच्चे का है, ठीक है। फिर तीसरी कैटेगरी मैंने बनाई है कि अगर वो एक्ट करने वाला अनसाउंड माइंड पर्सन है, ठीक है। या फिर अगर वो ऐसे बंदे का एक्ट है जो इंटॉक्सिकेशन के नतीजे में किया गया, ठीक है। या फिर हो सकता है कि वो एक्ट उसी तौर पे ऑफेंस होता अगर उसे उसकी पर्टिकुलर इंटेंशन होती या उसे पता होता कि वो क्या करने जा रहा है, ठीक है। या फिर ऐसे एक्ट उसकी नीयत डेथ कॉज करने की, गरीब की इंटेंशन हो सकता है कोई उसकी बीमारी को क्योर करने के लिए आपने कंसेंट लिया है तो कंसेंट के बारे में सेक्शन देखेंगे। अच्छा, जो क्वेश्चन है या तो ये पूरा जनरल एक्सेप्शंस का क्वेश्चन आपको आ जाएगा या ज्यादातर इसमें कंसेंट के हवाले से आता है क्वेश्चन, या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के हवाले से अलग से क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है। हम तो चलें इसको एज अ होल पढ़ेंगे, जो क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा, सबसे पहली कैटेगरी मैंने डिस्कस की थी एक्ट्स जस्टिफाइड, सेक्शन 76 से लेके 81 तक है। सेक्शन 76 में क्या कहा गया है कि एक बंदा ये समझा है कि वो उसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई है कि मैं बाय लॉ लायबल हूँ कि मुझे मैं, और उसने गुड फेथ में परफॉर्म करते हैं तो वो क्या ऑफेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 77 में आते हैं कि ये जो एक्ट है किसी जज का है जो जुडिशली परफॉर्म कर रहा था और उसे ये लगता है कि भाई बाय लॉ वो ऑथराइज था कि वो ये काम कर सकता है और उसने गुड फेथ में किया है तो उसका एक्ट भी ऑफेंस कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एक्ट डन परसुएंट टू दी जजमेंट, मतलब कि आपको ये लगा, देखो जैसे एज अ जज मैंने आपको कोई हुक्म दिया और आपने उसकी कंप्लायंस में वो काम भी कर लिया। अब आपको एक नियत थी कि हाँ भाई मेरे पास वो कॉम्पिटेंसी थी कि मैं वो फैसला दे सकती थी, तो इस बिलीव के साथ वो एक्ट ऑफेंस कंसिडर नहीं हो, ठीक है। सेक्शन 79 एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। अच्छा, एक एक्ट आपने कर लिया और आपको लगता है कि बाय लॉ आप जस्टिफाइड है कि आपको ये करना चाहिए था और वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में किया गया था और गुड फेथ में किया था। याद रहे कि मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम सेक्शन 80 देखते हैं, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। अच्छा, हादसाती तौर पर ये आप कह दें बदकिस्मती से, नियत भी नहीं थी आपकी वो काम करने की और आपका तरीकाकार भी ठीक था लेकिन फिर भी एहतियात बरतने के बावजूद वो एक्ट हो जाता है, ये हादसा रोनमा हो जाता है तो वो ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। 81 पे आते हैं, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, ठीक है।
अच्छा, अब वो एक ऐसा काम आपने किया जो कि हो सकता है कि उससे हार्म कॉज हो सकता था, लेकिन उसमें कोई क्रिमिनल इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं थी। आपकी नीयत ये थी कि एक नुकसान से किसी को बचाया जाए, बंदे को या उसकी प्रॉपर्टी को, ठीक है, तो वो एक्ट भी ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। अब 82 और 83 कैटेगरी है चाइल्ड के हवाले से। अच्छा जी, सबसे पहले हम 82 देखते हैं। अच्छा, ये अमेंड हो गया, अब 7 ईयर्स ऑफ एज नहीं है, ये 10 ईयर्स ऑफ एज है। तो ये इस तरह से बनेगा कि ये एक ऐसे बच्चे का एक्ट है जिसकी उम्र 10 साल से कम है, तो वो भी ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 83 भी अमेंडमेंट हो गई है। एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 की जगह 10 हो जाएगा और 12 की जगह 14 हो जाएगा। तो ये इस तरह से बना कि एक बच्चा है जिसकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है लेकिन 14 साल से कम है, लेकिन उसकी इतनी सफिशिएंट मेच्योरिटी नहीं थी तो वो ये जज कर सके कि उसके एक्ट कंडक्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो वो एक्ट भी ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक हो गया। तीसरी कैटेगरी में आते हैं, सेक्शन 84, जो कि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, कि ये एक ऐसे बंदे का काम है जो कि जिसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है, जो कि नहीं समझ सकता कि उसके एक्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, कि क्या वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, कानून के खिलाफ कर रहा है, तो वो एक्ट ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 85 पे आते हैं, एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। अच्छा, ये जो बंदा एक्ट परफॉर्म करने वाला है वो इंटॉक्सिकेशन के ज़ेरे असर में था, वो नहीं समझ सकता था कि वो क्या कर रहा है, और वो उसकी मर्जी के खिलाफ, और उसे नॉलेज भी नहीं थी कि भाई इससे नशा करवाया गया, तो वो एक्ट ऑफेंस कंसिडर नहीं होगा। अच्छा जी, इंटॉक्सिकेशन की एक और एग्जांपल, सेक्शन ये 86, ठीक है। offense requiring a particular intent or knowledge by one who is intoxicated। अच्छा, अब जिस बंदे ने वो ये काम किया है वो नशे की हालत में है और नशा उसकी मर्जी के खिलाफ किया गया है, और अगर वो उससे इल्म होता, उसकी नियत होती, तो वो एक्ट ऑफेंस कंसिडर नहीं होगा। अब consent के start हो जाते हैं, not to be not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent। अच्छा, ये एक ऐसा काम है जिसमें ना तो आपकी इंटेंशन थी कि आपने डेथ कॉज करनी है, ये ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना है, ठीक है, और लेकिन और ये जो करने वाला बंदा है उसको नहीं पता था कि इससे कोई नुकसान हो सकता है या उसकी डेथ कॉज हो सकती है, और जिससे कंसेंट ली गई है उस बंदे की उम्र 18 साल से ज्यादा है, ठीक है, और वो इसलिए की गई है कि उसे किसी एक मंजर ठहरिएगा, आपने कोई काम परफॉर्म किया है जिसमें कोई मतलब कि अगर डेथ कॉज होती है या ग्रीवियस हर्ट कॉज होती है लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं थी कि वो ये एसेंस के तौर पे, कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पे हो सकती है, तो वो एक्ट ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, सेक्शन 88 में act not intended to cause death done by consent in good faith for person's benefit। अच्छा, बंदे की बेनिफिट के लिए आपने वो एक्ट परफॉर्म किया और हो सकता है कि वो हार्म कॉज करने की वजह से ऑफेंस बना है, ठीक है, लेकिन आपकी इंटेंशन नहीं थी और वो आपने उसके भले के लिए किया था, तो उसमें ये है कि कंसेंट ले ली गई थी कि वो रिस्क सफर करने को तैयार है, तो वो एक्ट ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, सेक्शन 89, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन और बाय कंसेंट ऑफ गार्डियन। अच्छा, अब जो आपने काम किया वो गुड फेथ में किया, वो किसी बंदे की क्या भलाई के लिए किया गया जिसकी उम्र 12 साल से कम है, या अगर वो अनसाउंड माइंड है तो अगर उसका गार्डियन है तो उससे गार्डियन से कंसेंट ली गई है, और उसमें ये है कि हार्म कॉज होने के नतीजे में वो बंदा लायबल नहीं होगा, लेकिन साथ कुछ लिमिटेशंस हैं जो ये प्रोवाइजो में अवेलेबल हैं कि आप इसकी एक्सेप्शन वहां पर नहीं ले सकते जहां पर इंटेंशनल आप डेथ कॉज करना चाह रहे थे उसकी, ठीक है, और साथ ये है कि ना ही मतलब कोई तकलीफ पहुंचाने की आपकी इंटेंशन हो, बस ये है
कि अगर आपने कोई ग्रीवियस डिजीज इन्फॉर्मिटी को क्योर करना है तो वहां पर ये एक्सेप्शन अवेल की जा सकती है, लेकिन किसी ऑफेंस की कमीशन या उसकी अबैटमेंट में ये एक्सेप्शन यूज नहीं की जा सकती। ठीक है। सेक्शन 90, कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। देखें, वो कंसेंट कंसिडर नहीं की जाएगी जब आपकी कंसेंट फियर ऑफ इंजरी में ली गई है या आपको मिसकंसेप्शन हुई है। ठीक है, तो वो कंसेंट कंसिडर नहीं की जाएगी। अच्छा, इनसेन पर्सन की कंसेंट क्या कहलाएगी? अगर ऐसे बंदे ने कंसेंट दी है जो कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का शिकार है या इंटॉक्सिकेशन की हालत में, और वो ये रियलाइज नहीं कर सकता कि उसके एक्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं जिसके लिए उसने रजामंदी दी है। अच्छा, बच्चे की कंसेंट क्या कहलाएगी? बच्चे की कंसेंट कहलाएगी जिसकी उम्र 12 साल से कम है। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये आपने सेक्शन 90 तक करना है और उसके बाद 92 इंपॉर्टेंट है। इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। अच्छा, अब आपने बंदे की बेनिफिट के लिए आपने वो काम परफॉर्म कर दिया गुड फेथ में, लेकिन उस टाइम कोई अवेलेबल नहीं था जिससे कंसेंट ली जा सकती थी, तो वो एक्ट भी ऑफेंस कंसिडर नहीं होगा। लेकिन फिर वही बात यहाँ पर रिपीट हुई है कि इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ में ये एक्सेप्शन अवेल नहीं की जा सकती, ग्रीवियस इंजरी में भी नहीं की जा सकती। आपकी ये नीयत होनी चाहिए थी कि आप कोई ग्रीवियस डिसीज या इन्फर्मिटी को क्योर करना चाह रहे हैं। ऑफेंस की कमीशन और ऑफेंस की अबैटमेंट में इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया? हाँ जी, समझ आ गई है? उसके बाद सेक्शन 93, कम्युनिकेशन इन गुड फेथ। अच्छा, आपने नेक नियति के साथ कोई चीज कम्युनिकेट की है, ठीक है, और उसके बेनिफिट के लिए की थी, और उसके नतीजे में अगर कोई नुकसान हो जाता है तो वो कम्युनिकेशन ऑफेंस कंसिडर नहीं की जाएगी। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 94 देखते हैं, एक्ट्स टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। अच्छा, मर्डर और स्टेट ऑफेंसेस के अलावा अगर कोई भी ऑफेंस को कमिट करने के लिए आपकी कंसेंट ली गई थी और आपको खतरा था कि आपको फौरी तौर पे मार देगा, तो उस सूरत में तो वो एक्ट ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन जहां पर आप इंटेंशनली आपने ज्वाइन की है ना, तो वो फिर क्या कहते हैं, इस एक्सेप्शन में नहीं आएगी, ये आगे लिखा भी हुआ। सेक्शन 95, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, मतलब ऐसा कोई एक्ट जिसके वजह से कोई स्लाइट सी आपको नुकसान हुआ, इंजरी हुई है, जो कि एक आम बंदा उसकी शिकायत नहीं करेगा, तो वो स्लाइट हार्म के लिए वो एक्ट ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? समझ आ गई है? काइंडली मैसेज के जरिए बता दें, फिर मैं आगे चलूँ। हाँ जी, रुजीना, अस्मा, सना, समझ आ रही है? अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो इसी का टॉपिक है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन 96 के तहत कहा जाता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कोई भी किया गया काम ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। सेक्शन 97 में ये देखते हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बॉडी के लिए हो सकता है, चाहे वो आप अपनी हिफाजत के लिए, कोई और बंदा है, और प्रॉपर्टी के हवाले से भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में फिर मूवेबल इमूवेबल दोनों आ जाती हैं, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी है या किसी और बंदे की प्रॉपर्टी। किन ऑफेंसेस के खिलाफ? जो कि यहाँ पर मेंशन है, थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गया, मिसचीफ हो गया, क्रिमिनल ट्रेसपास हो गए, या आपने अटेम्प्ट की थी कि ये ऑफेंसेस कमिट हो जाए। ठीक हो गया? अच्छा जी, सेक्शन 98 में देखते हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। मतलब अगर कोई बंदा ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है या नशे की हालत में है, तो उस बंदे के खिलाफ भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर वो उस हालत में ना होता तो वो ऑफेंस कंसिडर होता, लेकिन ये सर्कमस्टांसेस के या तो बहुत कम उम्री है, या उससे मेच्योरिटी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उससे समझ बूझ नहीं है, अनसाउंडनेस का शिकार है, या इंटॉक्सिकेशन है, या उसे मिसकंसेप्शन हुई है, तो उस बंदे के खिलाफ भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल हो सकता है। सेक्शन 99 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं जहां पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं हो सकता, जनरल रूल भी दिया हुआ है और एक्सेप्शन भी दी गई है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहां इस्तेमाल नहीं हो सकता जहां पर कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन, कोई खदशात नहीं थे कि आपकी मौत वाकया हो सकती है या आपको ग्रीवियस हर्ट हो सकती है। किसके एक्ट के नतीजे में? अगर कोई पब्लिक सर्वेंट आया है लेकिन उसका एक्ट इस नोयत का नहीं है कि आपको कोई एप्रीहेंशन नहीं हो रही कि वो आपको मारने आए या आपको नुकसान हो सकता है, तो
और वो गुड फेथ में कर रहा है, चाहे बाय लॉ वो जस्टिफिएबल नहीं है उसका, तो आपने उस चीज के खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी बात, अगर पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पे कोई बंदा परफॉर्मेंस देने आया है गुड फेथ में और उस टाइम भी एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट नहीं है, तो उसके खिलाफ भी आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं करना। तीसरी बात, अगर आपके पास इतना वक्त था कि पब्लिक अथॉरिटीज को आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए रजू कर सकते थे, तो वहां पे भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद कंडीशन प्रेसिडेंट यहाँ पर बताइए कि किस हद तक आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के लिए उतना ही नुकसान पहुंचाना है जितना कि वो आपके डिफेंस के लिए जरूरी है, ठीक हो गया। अब हम नीचे एक्सेप्शंस देखते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन 1। एक्सप्लेनेशन 1 के मुताबिक अगर तो आपको ये नहीं पता कि ये बंदा जो परफॉर्म करने आया है वो पब्लिक सर्वेंट है, तो जब तक ला इल्मी है तो आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको नहीं पता कि इस बंदे को पब्लिक सर्वेंट ने डायरेक्शन देके भेजा है, हो सकता है कि उसने वो आपको अथॉरिटी लेटर नहीं दिखाया या ये नहीं बताया कि किस अथॉरिटी ने उसे भेजा है, तो जब तक ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम सेक्शन 100 पे आते हैं। That the right of private defense of the body extends to causing death। अच्छा, कहाँ पर आप बॉडी के हवाले से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हुए उसकी मौत भी वाकया कर सकते हैं, किसकी? हमलावर की। तो ये 6 सर्कमस्टांसेस बता दिए। पहली तो उसने ये कहा है कि जहां पर उस हमले के नतीजे में आपको ये खदशात है कि आपकी मौत वाकया हो सकती है। दूसरी बात कि उस हमले के नतीजे में आपको ये खदशात हैं कि ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, या फिर रेप का खतरा है, या फिर आपको लगता है कि अननेचुरल लस्ट को पूरा करना चाह रहा है हमले के नतीजे में, या किडनैपिंग अबडक्शन की नीयत से उसने हमला किया है। ये जहां पर हमले की ये इंटेंशन थी कि उसने रॉन्गफुली आपको कन्फाइन करना है ताकि आपके पास मौका ही ना मिले कि आप पब्लिक अथॉरिटीज को रजू कर सको, तो इस सूरत में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हुए आप डेथ भी कॉज कर सकते हैं। सेक्शन 101, when such right extends to causing any harm other than death। अच्छा, प्रीवियस सेक्शन के तहत अगर वो सर्कमस्टांसेस नहीं है तो आप उस हमलावर को सिर्फ नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसकी मौत वाकया नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 102, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। अच्छा, कहाँ से बॉडी के हवाले से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट होता है और कब तक जारी रहता है? तो जब तक आपको ये खदशा होता है, डर होता है कि आपकी जान को खतरा है, तो वहां से वो कमेंस होता है, और जब तक वो जारी रहेगा खतरा तो वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 103 पे आते हैं कि जहां पर प्रॉपर्टी की तहफ़्फ़ुज़ करते हुए या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हुए आप उस गलत काम करने वाले की मौत भी वाकया कर सकते हैं। ये नीचे सर्कमस्टांसेस हैं, रॉबरी करने की नीयत से आया, या हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट करने आया, या उसने आग लगाने की कोशिश की है किसी बिल्डिंग, टेंट, वेसल को, जो कि इंसानों के रहने के तौर पर इस्तेमाल होती है या प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए इस्तेमाल होती है, या जहां पर आपको थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास के नतीजे में ये खदशात हैं कि अगर आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं किया तो आपकी मौत हो सकती है या आपको ग्रीवियस इंजरी हो सकती है, ठीक हो गया। उसके बाद सेक्शन 104 देखते हैं, व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। अगर सेक्शन 103 के तहत सर्कमस्टांसेस नहीं है तो आप गलत काम करने वाले को सिर्फ नुकसान पहुंचा सकते हो, उसकी डेथ कॉज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 105 कि प्रॉपर्टी के हवाले से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब से कमेंस होता है और कब तक जारी रहता है। तो जनरल रूल तो ये है कि जब अब तक आपको खदशा होता है खतरे का तो वहां से कमेंस होता है और कंटिन्यू रहता है। अच्छा, नीचे अब कुछ सर्कमस्टांसेस हैं। सबसे पहले थेफ्ट के खिलाफ आप प्रॉपर्टी को के हवाले से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हैं तो वो कब तक कंटिन्यू रहता है? जब तक कि वो फेंडर वो प्रॉपर्टी छोड़ ना दे या पब्लिक अथॉरिटीज के सिस्टम से आप वो प्रॉपर्टी ले ना लो या प्रॉपर्टी जब तक रिकवर ना हो जाए, तो उस वक्त तक प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी के हवाले से वो थेफ्ट के खिलाफ जारी रहता है। दूसरी बात, रॉबरी के खिलाफ प्रॉपर्टी का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हुए उस वक्त तक जारी रहता है कि जब तक जो ऑफेंडर है, गलत काम करने वाला, वो जब तक आपको ये यकीन दिलाता है या खौफ दिलाता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा
नुकसान पहुंचा दूंगा, ये रॉन्गफुली तो मैं रिस्ट्रेन करूंगा, ये फौरी तौर पर मार दूंगा, फौरी तौर पर नुकसान दूंगा, ये रिस्ट्रेन करूंगा, तो उस वक्त तक वो कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट सर्कमस्टांस क्रिमिनल ट्रेसपास, मिसचीफ के खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी उस वक्त तक जारी रहता है जब तक कि वो क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ कंटिन्यू रखता है। और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट के राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उस वक्त तक जारी रहता है जब तक वो हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग को कंटिन्यू रखता है। ठीक है। सेक्शन 106 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। अच्छा, देखें, एक तरफ रिस्क है कि एक मासूम बंदे को नुकसान ना पहुंचे, और एक तरफ ये है कि हमले के नतीजे में प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करना जरूरी है। तो क्या है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, वो साथ साथ चलता है, रिस्क भी चलता है साथ साथ और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा जी। बाद चैप्टर 5 है अबैटमेंट का, उसमें सेक्शन 107 के बारे में बताया गया है कि अबैटमेंट का क्या मतलब है। देखिए, जब किसी चीज को करने के लिए आप सहूलतकार बनते हो तो 3 तरीके से अबैटमेंट करोगे। पहले इंस्टिगेट करोगे, आप उसको उकसाओगे कि वो ये काम कर दे, या फिर सेकेंडली ये हो सकता है कि आप उस क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी में इन्वॉल्व हो कि आपने वो एक्ट करना है या इलीगल ओमिशन करनी है। तीसरी बात, आप उसे इंटेंशनली एड प्रोवाइड कर रहे हो उस एक्ट के हवाले से या इलीगल ओमिशन के हवाले से। तो याद रहे, इंस्टिगेशन, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी एंड इंटेंशनल एड इक्वल्स टू द अबैटमेंट। अच्छा, नीचे कुछ एक्सप्लेनेशन दी है। पहली बात तो उसने ये की है कि विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन या विलफुल कंसीलमेंट के आप उसको छुपाते हो किसी बात को, हालांकि आप जिम्मेदार थे कि आप उसको डिस्क्लोज करते, तो वो इसी तरह कि आपने उस चीज के लिए इंस्टिगेट किया। ठीक है, पहली कैटेगरी है पूरी होगी। दूसरी बात, एक्ट कमिट करने से पहले या कमिट करने के दौरान अगर आप फैसिलिटेट कर रहे हो कि वो एक्ट कमिट हो जाए, ठीक है, तो इट मींस आपने उसके लिए एड प्रोवाइड किया है वो काम करने के। ठीक हो गया। उसके बाद सेक्शन 108 देखते हैं, अबैटर। देखें, अबैटर किसी ऑफेंस के लिए अगर कोई बंदा अबैट करता है तो हो सकता है उसने ऑफेंस की कमीशन में अबैटमेंट की है या एक्ट की कमीशन में अबैटमेंट की है, जिसने आगे जाके हो सकता था कि वो ऑफेंस बन। ये अबैटर की डेफिनेशन है। ठीक है, मेन आपने ये चीज याद रखनी है, ये जो ऊपर डेफिनेशन इधर तक बताई गई है, ये बाकी जरूरी नहीं है, चलता है। अच्छा, सेक्शन 108A अबैटमेंट इन पाकिस्तान ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इट। अच्छा, पाकिस्तान पीनल कोड के तहत आप ऐसे ऑफेंस की अबैटमेंट करते हो जो कि आपने पाकिस्तान में की है अबैटमेंट, लेकिन वो जो एक्ट कमिट करना था वो बियॉन्ड पाकिस्तान में करना था, तो वो इसी तरह के जैसे वो पाकिस्तान के तहत ऑफेंस है। ठीक है। सेक्शन 109 punishment of abatement if the act abated committed in consequence and where no express provision is made for its punishment। अच्छा, आपने किसी ऑफेंस के लिए अबैटमेंट प्रोवाइड की और अबैटमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस के नतीजे में वो एक्ट भी कमिट हो जाता है, लेकिन उसकी पनिशमेंट के लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है, तो उसकी वही सजा होगी जो ऑफेंस के लिए प्रिस्क्राइब्ड होगी। ये बात याद रखनी है, सिर्फ ऊपर वाली लाइंस। 110 punishment of abatement if person abated does act with different intention from that of abater। अच्छा, अब एक की नियत ये थी कि ये चीज होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जिसने आपका जो सहूलतकार बना है उसकी इंटेंशन कुछ और थी और ऑफेंस कमिट हो जाता है, तो वो यही प्रिज्यूम किया जाएगा कि सेम इंटेंशन सेम नॉलेज के साथ उसने वो ये काम किया। ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 111 लाइबिलिटी ऑफ अबैटर व्हेन वन एक्ट डिफरेंट एक्ट डन। अच्छा, आपने किसी और एक्ट के लिए अबैटमेंट की थी, लेकिन होता क्या है कि कुछ और परफॉर्म हो जाता है, तो वो यही कहा जाएगा कि जैसे सेम तरीकेकार से सेम इंटेंशन के साथ आपने वो काम किया था, तो जो काम आपने कर दी उसके लिए फिर आप लाइबल हो गए। सेक्शन 112 अबैटर व्हेन लाइबल टू cumulative punishment for act abated and for act done। अच्छा, देखें,
पिछले सेक्शन को मिला के यहाँ पर देखते हैं कि आपने एक एक्ट को कमिट करने के लिए अबैटमेंट की थी, लेकिन हुआ क्या, डिफरेंट ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो गए, तो आप दोनों के लिए लाइबल हो गए। एक तो जो आपने अबैटमेंट की थी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के नतीजे में जो ऑफेंस कमिट हो गए। कम्युलेटिव मींस एग्रावेट, मतलब वो जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, दोनों ऑफेंस इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है। Section 113, liability of abettor for an effect caused by the act abetted different from that intended by the abettor। अच्छा, अब इसमें ये है कि जब आपने एक्ट को कमिट करने के लिए अबैटमेंट प्रोवाइड की थी, तो एक आप चाह रहे थे कि पर्टिकुलर इफेक्ट कॉज हो, कि एक मखसूस असर पैदा होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि डिफरेंट इफेक्ट कॉज हो जाता है। तो वो इसी तरह मुराद लिया जाएगा कि जैसे वो यही इफेक्ट कॉज करना चाह रहा था। ठीक है। 114, a better present when offense is committed। अच्छा, एक बंदा जो कि एब्सेंट है, ठीक है, लेकिन उसे अबैटर के तौर पे सजा दी जा सकती है। तो जब ऑफेंस कमिट होता है ना, तो यही प्रिज्यूम किया जाता है कि जैसे वो वहां पर मौजूद था, वो भी लाइबल होगा उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए। ठीक हो गया? समझ आ रही है आप सबको? नींद तो नहीं आ रही? सेक्शन 115, abatement of offense punishable with death or imprisonment for life if offense not committed। अच्छा, आपने ऐसे ऑफेंस को कमिट करने के लिए अबैटमेंट किया है जिसमें सजा डेथ पेनल्टी की है। अच्छा, हाँ जी, सना, रोजीना, अस्मा, यहाँ तक काफी है क्या? जी अस्मा और रोजीना, चलो ठीक है, इसको यहाँ तक रखते हैं। होपफुली ये कल पीपीसी आपकी खत्म हो जाएगी, ज्यादा नहीं है ये, मैंने ये छुट्टियों से पहले इसको खत्म करना है। चलें, इसको यहाँ तक ठीक है। और मैं आपको पैराग्राफ शेयर कर रही हूँ, बाकी हैंडआउट्स भी शेयर कर दूंगी पीपीसी के। अब आप दोनों की सबकी लाइबिलिटी है कि दोनों एक्सरसाइज आपने प्रेसी की करके ना मुझे क्लास से पहले पहले सबमिट करनी है इनबॉक्स में। मैम मीडियम्स 90 हो गए, ठीक है, मजीद 10 होने दो, तो वो ईद की छुट्टियों के साथ में आपको काम दे दूंगी। और याद रहे कि ईद के 5वें दिन मैंने पेपर लाजमी लेना है, किसी का मिस नहीं होना चाहिए। जी ठीक है निदा, मैं देख लेती हूँ। ठीक है, चलें, इतना ही फिर आज काफ़ी है, आप इसको कर लें।